नमस्कार, प्रणाम। मैं मनमीत हूं और आप मुझे जनता फिल्म्स एंड रिपोर्टिंग के माध्यम से बतकही का यह 13वां एपिसोड देख रहे हैं। और कैमरे में दिख रहे शख्स का नाम है अनरजीत कुमार सौरभ और ये दिव्य ज्ञान कोचिंग सेंटर मिर्ज़ापुर में चलाते हैं। उसके इतर अगर बात करें तो अनरजीत कुमार सौरभ का भोजपुरी फिल्मों में गीत लिखना, भोजपुरी एल्बम में गीत लिखना और नारदी विधा के ब्यास के साथ आप इनको उठते बैठते देख सकते हैं। अंदर से कलाकार हैं और बाहरी तौर पे अभी शिक्षण संस्थान चलाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। बतकही के इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं अनरजीत जी। हम इनसे बात करेंगे, इनकी संघर्ष की कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए इस बातचीत के दौर को, बतकही के इस एपिसोड को इनसे शुरू करें। तो सबसे पहले अनरजीत जी का बतकही के इस 13वें एपिसोड में हम अपने टीम की तरफ से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को देखने वाले तमाम साथी मित्र सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग बैठे हुए हैं आपके चैनल में, अच्छा भी लग रहा है। इनके परिचय में एक चीज़ और मुझसे छूट गया जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अनरजीत जी जो कि कलाकार हैं, शिक्षक भी हैं, लिखते पढ़ते हैं। तो ये मतलब आपको भोजपुरी कविता, कहानी, गीत, मुक्तक आपको मैंने लिख के अपने तरफ से प्रस्तुत करते हैं। हम लोग इस बतकही में थोड़ा सा सुनेंगे भी कि आखिर किस प्रकार का और किस वजन का लेखनी है इनका। चलिए सबसे पहले बतकही के और इस संघर्ष भरे जीवन के बारे में, संघर्ष भरे जीवन के जानने के दौर में अनरजीत जी से हम जानेंगे कि आप अपने जीवन में किस लक्ष्य के साथ आगे काम कर रहे हैं। मतलब कोचिंग चला रहे हैं, लिख पढ़ रहे हैं, आगे क्या करना है? बिल्कुल, शिक्षा से तो जुड़ी हुई हर एक चीज़ है और साथ ही साथ आपने तो परिचय दे दिया कि भोजपुरी में भी आदमी वर्क कर रहा है। तो मिशन तो हम लोग का यही है, हमारा एक स्लोगन भी चलता है कि पढ़ना है, पढ़ाना है, हर घर को शिक्षित बनाना है। और इसी मिशन के साथ हम चलते हैं कि आने वाले भविष्य में शिक्षा जो हम लोग देने का कार्य करते हैं इसको कुछ लेवल तक लेके जाएं और यहाँ से हम वैसे स्टूडेंटों का भी सहायता कर सकें जो पढ़ने में असमर्थ हैं। और उनके लिए आज भी करते हैं। हमारे संस्था में आज भी हर क्लास में कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉपी किताब कलम ऑफ कोर्स दिया जाता है, उनका फ़ी वगैरह नहीं लिया जाता है। तो हमने शुरू से अभी तक इस फील्ड में अभी तक तो वर्क कर रहे हैं। आगे बस साथ सहयोग सबका रहे तो हम और भी इससे बहुत बेटर करेंगे। और मिर्ज़ापुर में जितना भीड़ लगाए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा भीड़ लगाने के प्रयास में है हम। बात जब कोचिंग की ही शुरू हुई है तो हम यह जानना चाहेंगे कि आपके कोचिंग में लगभग कितने बच्चे हैं और किस क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ाते हैं और कितने स्टाफ मिलकर के? कोचिंग में तो अकेला हम संचालित करते थे पहले, लेकिन अब स्टूडेंट लोग जैसे एक्टिव जो निकला तो हमने उसमें से कई स्टूडेंट को मौका दिया तो वो अपना स्वयं आकर के पढ़ाए और पढ़ा करके कुछ। तो जो भी स्टूडेंट उसमें है और एक्टिव है, पढ़ाने का शौक़ रखते हैं, उनको लगता है कि नहीं हम पढ़ा करके अपना पढ़ाई आगे भी कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, तो हमने उनको मौका दिया। तो जो छोटे क्लास के बच्चे हैं उनको, उनके लिए हमने स्टूडेंट को ही टीचर के रूप में रखा हुआ है। कितने बच्चे हैं, मतलब कितने स्टाफ हैं पढ़ाने वाले आपके? 2 स्टाफ रखे हुए हैं। बाकी 8, 9th, 10th अकेले ही देखते हैं। उसके बाद इंटर जो साइंस और आर्ट्स की क्लासेज जो संचालित हुई है उसमें हमने टीचर को अवेलेबल रखा है। उसमें जैसे कि गोपालगंज से भी कुछ टीचरों को हमने बुलाया है। लगभग प्रत्येक क्लास में आप इतना समझ लीजिए कि 80+ चलता है। तो इस तरह से मतलब 500 के अप्रोक्स बच्चे होंगे कोचिंग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अनरजीत कुमार सौरभ का दिव्य ज्ञान कोचिंग सेंटर मिर्ज़ापुर में 500 बच्चों के साथ और 3-4 स्टाफ के साथ चल रहा है। बिल्कुल। ये लिखने पढ़ने का शौक़ कब से है? देखिए, शौक़ क्या था कि हालात ही हर इंसान को कहीं ना कहीं ढाल देती है। तो जब हम मैट्रिक किए उसके बाद से घर की परिस्थिति हमारी कुछ ऐसी हो गई कि अब पढ़ा करके मेंटेनेंस करना अब ज़रूरी बन गया था। तो इंटर की कोचिंग करते हुए, यानी इंटर की पढ़ाई करते हुए हमने एजुकेशन को देखा। एजुकेशन आदमी सही लिया हुआ था तो पढ़ाने का जरिया एक ढूंढा और पढ़ाना चालू किए। उसके बाद उसी पढ़ाई अपने ही पढ़ा करके उसी खर्च से अपने आगे वाली जो पढ़ाई है उसको हमने करना चालू किया। कब की बात है, लगभग किस समय? समझ लीजिएगा कि 14 मैट्रिक किए हुए हैं। मैट्रिक किए उसके बाद हम इसमें लग गए, यानी समझिए कि इंटर करते रहे और पढ़ाते भी रहे। उसके बाद जैसे जैसे हमने इसमें वर्क किया, परफॉर्मेंस अच्छा मिली, बच्चों के प्रति बहुत ही अच्छा विश्वास बनाया गया, जिसका आज परिणाम है कि इतना अच्छा आदमी कर पा रहा है।
और उसी को देखते देखते आज उस मुकाम तक पहुंचा कि कोचिंग संस्था हुई, उसके बाद स्कूल उसमें हो गया। तो उसमें स्कूल भी चल रहा है, स्कूल में भी समझ लीजिए कि 12-15 टीचर जो हैं साथ में सहयोग करते हैं और हम लोग मिलकर स्कूल चलाते हैं। कोचिंग भी साथ में चलिए रही है। लिखने वाला शौक? लिखने वाली शौक तो समझ लीजिएगा कि 8 क्लास में जब हम थे तब से ही है। कोई ऐसा चीज़ जो पहली बार लिखे हो? हाँ, गाना तो बहुत लिखे हुए हैं। चलिए हम लोग इस पर बात करेंगे, हालांकि बतकही का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर के बड़ा विरोध है। और मुझे जो समझ में आता है वो गलती 3 स्टेज में होता है। पहले जो लिखते हैं, दूसरा जहाँ रिकॉर्डिंग होता है, और तीसरा जो गाते हैं। उसके बाद ना सुनने वालों के पे आप मतलब आरोप लगा सकते हैं। हम यह बात नहीं कहते कि सुनने वाले अच्छे हैं और दूध के धुले हैं, लेकिन गलतियां जहाँ से शुरू हो रही है उसकी जड़ की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है, और अनर्जित कुमार सौरभ को जितना मैं जानता हूँ, वह लिखने से लेकर के, रिकॉर्डिंग होने से लेकर के गाने वालों तक के बीच में उनका परिचय है। और मुझे यह भी विश्वास है कि अगर अनर्जित कुमार सौरभ कल पब्लिकली अगर खड़े होकर के कह दें तो कुछ ऐसे कलाकार हैं जो कल से अश्लील गाना बंद कर देंगे। इस पर मतलब आपका क्या ख्याल है कि अच्छा नहीं लिखा जाए या फिर लिख दिया जाए तो गाया नहीं जाए? सबसे पहले चीज़ है कि सर, जब तक कोई चीज़ की उत्पत्ति अगर नहीं होती तो उसके बारे में कोई नहीं जानता है। अगर हम गाने वालों को भी दोष नहीं देंगे और न सुनने वालों को दोष देंगे। अगर हम लिखने की ही उत्पत्ति अगर गलत तरीके से करते हैं तो उसको गाने वाले भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग करने वाले भी मिल जाएंगे और सुनने वाले तो मिल ही जाएंगे। तो हमारे हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि लिखने वाली जो कला है उसी को अगर बढ़िया कर दिया जाए तो गाने वाले कहाँ जाएंगे? आखिर देखिए, गाने वाला जो लोग भी गाते हैं वो कहीं ना कहीं किसी का लिखा हुआ गीत गाते हैं। बिल्कुल लिखा हुआ गाते हैं। तो लिखने वाला जब उसको अच्छा प्रस्तुत करेगा तो गाने वाला तो बिल्कुल अच्छा गाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दृष्टि से बस यही होती है कि कहीं ना कहीं हम गलत लिख रहे हैं तभी कोई आगे वाला गलत गा रहा है। अन्यथा अगर हम सही लिखना चालू करें तो उसकी मजबूरी हो जाएगी या फिर जरूरी हो जाएगी, वो सही गाएगा। अच्छा, अब तक आपने कितने गीत और एल्बम में गीत लिखे हैं? देखिए, वैसे तो याद नहीं है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि भोजपुरी में ऐसे जितने भी कलाकार हैं सबसे आदमी मिला नहीं है। सबसे लगभग मुलाकात हुई है, सबको सपोर्ट आदमी किया है और काफ़ी सारा गाना लिखे हुए हैं। ईमानदारी शिक्षा से जुड़े हुए भी हमने गीत लिखा हुआ है और बहुत जल्द मेरे छोटे भाई मुन्ना मतलबी के माध्यम से आ भी रहा है गाना। शिक्षा पे ही जुड़ी हुई है गाना ये। अच्छा, ईमानदारी से आप जितने भी गीत लिखे हैं या फिर आपके लिखे हुए गीत जितने लोग भी गाए हैं उसमें कोई अश्लील रहा है कि नहीं? अभी तक तो ऐसा नहीं, क्योंकि हमने जो भी गाना लिखा है अपने टीचिंग कैरियर को देखते हुए लिखा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैसा कोई गाना हमने नहीं लिखा जो मेरे पे ही खुद वो हावी हो जाए ना। अभी तो माने गजब संयोग है कि एक मतलब कोचिंग का संचालक हो, टीचर हो और वह भोजपुरी में गीत लिखता हो, तो ये ऐसे भी मजबूरी है कि आप अश्लील नहीं लिख सकते हैं। तो इस मजबूरी से नहीं लिखते हैं, मैंने लिखने का मन करता है, और इस वजह से नहीं लिखते हैं कि आप टीचर हैं, कहीं ना कहीं नहीं लिखते ही हैं। कहीं ना कहीं माध्यम वही है कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो मेरे जो स्टूडेंट हैं मान के चलो कहीं ना कहीं तो सुनेंगे ही कि सर गाना लिखे हुए हैं, सर का गाना सुने। अब तो इस चीज़ को अगर जिसको हम शिक्षा दे रहे हैं, कल को हम आगे कह रहे हैं कि बाबू ऐसे करना है, अच्छा करना है, बेहतर करना है, और अपने गाने के माध्यम से गलत तरीका उसी को दिखा रहे हैं, तो मेरा तो टीचिंग करियर तो बेकार हो जाएगा ना। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने कभी अश्लीलता की ओर नहीं गया। चलिए, अब हम चाहेंगे कि आपके लिखे हुए गीत में से हमको जहाँ तक पता है, क्योंकि हम भी थोड़ा सा ये सब जानते होते हैं, सीखे हुए हैं, तो हमको जहाँ तक लगता है कि जिसको लिखने आता है ना उसको गाने भी अच्छा आता है, और जिसको गाने अच्छा आता है उसको बजाने भी अच्छा आता है। बिल्कुल हो सकता है कि वो नहीं बजाता हो, लेकिन ऐसी धारणाएं हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसा होता है। क्योंकि मैं यह भी समझता हूँ कि तबला बजाने वाले लोग, हारमोनियम बजाने वाले लोग पहले गाने का ही सीखते हैं, उसके बाद बजाना सीखते हैं। तो अगर अपने लिखे हुए में से अगर कुछ सुना सकें 2-4 लाइन। बिल्कुल, शिक्षा से जुड़ी हुई जो हम बात बताए वो गाना लिखे हुए हैं। शिक्षा बिना ये जिंदगी सच में बेकार बा, शिक्षा बिना ये जिंदगी सच में बेकार बा, सभे पढ़े पढ़ावे ये हमरो विचार बा, सभे पढ़े पढ़ावे ये हमरो विचार बा, शिक्षा बिना ये जिंदगी सच में बेकार बा। अब चूंकि आपके कोचिंग के बारे में, आपके लिखने के बारे में हम लोग जान गए, बिल्कुल, इन दोनों कार्यों में आप कहाँ तक अपने आप को सफल देख रहे हैं? दोनों लगभग हर 2 क्षेत्र में हमारी अच्छा पकड़ है और अच्छा उसका परफॉर्मेंस भी मुझे मिलता है। ठीक चल रहा है? बिल्कुल, बहुत उसमें हम
ये नहीं कर सकते। संगीत में जहाँ भी जितने भी लेवल के सिंगर लोग हैं, ब्यासी लोग हैं, जिनसे भी मुलाकात होती है उन लोगों का अपार प्यार मिलता है मुझे। बस इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए, इससे बड़ा क्या हो सकता है। चलिए हम अपने इस बतकही में एक सवाल जो हमेशा हर किसी से पूछते हैं कि आप जब इन सब कार्यों को लेकर के संघर्ष कर रहे थे, जैसा कि आपने बताया कि मैट्रिक के बाद पारिवारिक जीवन काफी कष्ट में था, तो कभी एक दिन ऐसा लगा हो कि मैंने ये सब काम हमको नहीं करना चाहिए, कहीं जाके कमाना चाहिए, हमसे लिखने वाला काम नहीं होगा, हमसे पढ़ाने वाला कोचिंग का काम नहीं होगा? यह सवाल हर किसी से हम पूछते हैं। इसलिए पूछते हैं कि आप जरा बताएंगे कि आप उन मतलब वैसा अगर दिन कभी आया हो तो कैसे निकल के आए हैं। यह काम और यह सवाल और यह जवाब और किसी के पास जाएगा तो मुझे लगता है कि उसको भी अपने संघर्ष के जीवन में मोटिवेशन मिलेगा। तो आपके मतलब कोचिंग चलाने में और लिखने में कभी एक ऐसा दिन आया हो जिस तरह से मन जिससे आप हताश हो गए हो, ऐसा लगा हो कि हमको इस सबसे नहीं हो सकता है? बहुत अच्छी बात पूछे। संगीत के दुनिया में तो मुझे कोई अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई, मस्त चलता रहा। लेकिन टीचिंग करियर में मुझे तकलीफ हुई। एक वैसा वक्त था जब हम गांव में पढ़ाया करते थे, बोरा पे बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो बच्चे बढ़ने लगे तो हमने व्यवस्थाएं खोजी। तो एक जगह एक रूम मिला, ज़मीन मिला, लेकिन वहाँ पे हमने क्या किया, पलानी टाइप का रखवा दिया। वो जो पलानी हमने रखवाया, जब उसमें पढ़ाना चालू किया तो बरसात होती थी ना, तो शरीर का छोड़िए बेंच बोर्ड भी नहीं बचता था, बच्चे हमारे साथ भी भीग जाते थे। उस समस्या को भी हमने झेला है। लेकिन कुछ बच्चे मेरे साथ ऐसे रहे जो चट्टानों की तरह खड़े रहे, बरसात में भीजे मेरे साथ, लेकिन फिर भी हमें छोड़ करके नहीं गए, हमारी समस्याओं को समझे और हमारे साथ लगे रहे। उसके बाद हमने इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। कभी हालात तो ऐसा था कि बेंच खरीदना भी मुश्किल था मेरे लिए, और हम उस दलदल से निकले हुए हैं, उस गरीबी से निकले हुए हैं कि कभी ये जो आज के स्टूडेंट लोग वाइट पेज वाला जो कॉपी खरीदता है लोग, कभी उसके लिए हम तरसे हुए हैं। लेकिन आज का देखिए ना, आज तो घर से या फिर स्कूल कोचिंग से इतना सारा कॉपियाँ रखा हुआ है कि फिर से बात क्या है, या दूसरों को दे करके भी आदमी पढ़ा रहा है, तो वहाँ तक भी प्रॉब्लम आई। उसके बाद हमने क्या किया कि मिर्ज़ापुर एक जगह और गए, वहाँ भी पढ़ाया हमने। उसके बाद जो अभी जहाँ हम पढ़ा रहे हैं वहाँ रूम मिला, बढ़िया सब व्यवस्था ही मिली। उसके बाद तभी से लेकर अभी तक हम वहाँ पे चला रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम उसमें हुई, लेकिन फिर भी हमने उस समस्या का समाधान करते हुए, संघर्ष करते हुए हमने यहाँ तक सफ़र किया है। चलिए, आपके इस बात से हमको एक चीज़ याद आ रहा है कि अगर आपके पास आंधी कस के चल रहा है तो उसमें पैर जमाए हुए ज़मीन पे खड़े रहिए। आंधी आएगी, चली जाएंगी और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। समस्याएं आएंगी, आपको लगे रहना है, यही ना? चलिए, हम लोग इस बतकही के कार्यक्रम को अंत करेंगे और अंत में आपसे एक यह सलाह जरूर जानेंगे कि अब तक के अपने संघर्ष भरे जीवन से अब के समय के युवाओं को अगर कुछ कहना चाहें तो अंत में क्या कहेंगे? कहना क्या है, विदाउट शिक्षा, विदाउट एजुकेशन नो लाइफ। कुछ भी कीजिए लेकिन पढ़िए, पढ़ाइए। यदि आप शिक्षित हैं तो दूसरों को भी शिक्षित करने में सबका सहयोग कीजिए, और यथासंभव जितना हो सके आगे वालों को पढ़ाने का प्रयास कीजिए। शिक्षा से जुड़ी हुई बातें तो हम यही कहेंगे कि आप भी पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए और को शिक्षित बनाइए। चलिए, हमारे साथ आप देख रहे थे, ये थे अनर्जित कुमार सौरभ जी, जो दिव्य ज्ञान कोचिंग सेंटर मिर्ज़ापुर में चलाते हैं 500 बच्चों और 2-3 स्टाफ के साथ। और उसके साथ साथ भोजपुरी एल्बम में, भोजपुरी फिल्मों में और भोजपुरी कलाकारों के लिए अपने तरफ से गीत लिखते हैं। जितने भी बात इनसे और हमसे आपने इस बतकही में सुना, इससे आप इस बतकही को सुन के या फिर इस बातचीत को सुन करके आपको क्या लगा, वह कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे बतकही का एपिसोड। मैं मनमीत हूँ और धन्यवाद।